हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 में तत्वों के वर्गीकरण का अध्याय चल रहा है और इसमें अपन जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका विद्युत ऋणता। नया टॉपिक है आज का विद्युत ऋणता। देखिए, विद्युत ऋणता का अर्थ होता है सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उसे नाम दिया जाता है विद्युत ऋणता। देखिए, विद्युत ऋणता में जैसे मान लीजिए एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है और ये इनके नाभिक हैं और बीच में साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। साझे में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे परमाणु के द्वारा दिया जाता है। तो ये नाभिक भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचे और ये नाभिक भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचे। दोनों अपना अपना आकर्षण बल साझे के इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं और जितना आकर्षण बल साझे के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया जाता है वही आकर्षण जो है उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इस क्षमता को नाम दिया जाता है विद्युत ऋणता। यानी विद्युत ऋणता जो है बंधित परमाणु का गुणधर्म होता है। यह विलगित परमाणु का गुणधर्म नहीं है, बल्कि कैसा गुणधर्म हुआ? बंधित परमाणु का गुणधर्म होता है। तो बंध से बंधित परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहलाती है। अब बेटा इसके बाद में आता है विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, कारकों में सबसे पहला कारक आता है परमाणु आकार। अब बेटे आकार किस प्रकार से प्रभावित करता है? जैसे हम इस ऊपर वाले चित्र में देखें, एक परमाणु इसमें छोटा और एक परमाणु बड़ा है। तो जब परमाणु आकार छोटा होता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी होती है कम, और यदि आकार बड़ा होता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी होती है ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में जो कार्यरत बल होता है वो होता है विद्युत आकर्षण बल। और ये जो विद्युत आकर्षण बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी बढ़ेगी तो कार्य करने वाला बल जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इसका सीधा अर्थ ये निकला कि अगर परमाणु छोटे आकार का है तो उसके नाभिक का साझे के इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत बल अधिक होगा। आकार बड़ा है तो साझे के इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत बल का मान कम होगा। और छोटे आकार के परमाणुओं की विद्युत ऋणता अधिक और बड़े आकार के परमाणुओं की विद्युत ऋणता का मान कम होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, विद्युत ऋणता। और विद्युत ऋणता को व्यक्त किया जाता है EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमाणु आकार, छोटा आकार उच्च विद्युत ऋणता, आकार बढ़ेगा विद्युत ऋणता के मान में कमी होगी। अब बेटा दूसरा कारक आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का प्रभाव क्या होगा?
देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है नाभिक की आकर्षण की ताकत, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की ताकत जो है उसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक है तो साझे के इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत बल अधिक होगा, यानी विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम है तो उस परिस्थिति में विद्युत ऋणता का मान भी कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने पर विद्युत ऋणता अधिक और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने पर विद्युत ऋणता का मान कम। तो हम सीधे इसका संबंध दे सकते हैं, विद्युत ऋणता समानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के। जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि के साथ साथ विद्युत ऋणता के मानों में वृद्धि होगी। फिर बेटा इसके बाद तीसरा कारक आता है ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक को हम सरल अर्थों में समझें, परमाणु पर पाया जाने वाला आवेश। ऑक्सीकरण अंक को सरल अर्थों में समझा जाए तो परमाणु पर पाया जाने वाला आवेश, जो आवेश जो है किसी तत्व के परमाणु पर पाया जाता है उसको हम उसका ऑक्सीकरण अंक कह सकते हैं। अब जैसे लोहे में दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो होता है +2 और एक होता है +3। तो आवेश की मात्रा अधिक है, आवेश की मात्रा कम है, यानी इसका ऑक्सीकरण अंक 3, इसका ऑक्सीकरण अंक 2, +3 और +2। तो विद्युत ऋणता में क्या परिवर्तन होगा? ऑक्सीकरण अवस्था की वृद्धि के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि के साथ विद्युत ऋणता के मानों में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो उस अवस्था में आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक की ताकत बढ़ती है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि पाई जाती है। तो हम सीधे कह सकते हैं यहां पर विद्युत ऋणता समानुपाती होती है ऑक्सीकरण अंक की, अर्थात आवेश में वृद्धि होगी और आवेश वृद्धि के साथ साथ विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। इसके बाद बेटा चौथा कारक आता है संकरण में S कक्षकों की उपस्थिति। संकरण में S कक्षकों की उपलब्धता, ये इसका जो है चौथा कारक है। अब देखिए S कक्षकों से संकरण से क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं जरा। चौथा है संकरण में S कक्षकों की मात्रा। अब बेटा इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे कार्बन होता है, कार्बन में 3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। कार्बन 3 प्रकार का संकरण प्रदर्शित करता है। आपका एक तो होता है कार्बन में संकरण, एक तो होता है sp3, एक sp2 और एक sp। sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। अब बेटा इसमें S लक्षणों की बात करते हैं अपन। देखो संकरण में एक S कक्षक भाग ले रहा है और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं। sp3 का अर्थ होता है एक S कक्षक भाग ले रहा है और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं। संकरण को अगर हम सरल अर्थों में समझें तो अलग अलग
आकृति और अलग अलग ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं, अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं और समान ऊर्जा और समान आकृति वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो ये जो घटना होती है, इस घटना को नाम दिया जाता है संकरण। भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले, भिन्न भिन्न आकृति वाले परमाणुीय कक्षक परस्पर मिलते हैं, मिलकर के अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करेंगे। यानी जिसकी ऊर्जा ज्यादा है वो ऊर्जा त्यागता है और जिसकी ऊर्जा कम है वो ऊर्जा ग्रहण करता है। ऊर्जाओं का आदान प्रदान करके समान ऊर्जा समान आकृति वाले संकरित कक्षक बनाते हैं और ये जो घटना होती है, इस घटना को नाम दिया जाता है संकरण। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन जो है अगले अध्याय में, रासायनिक बंध वाले अध्याय में करेंगे। अब बेटा एस लक्षण देखिए कैसे निकालेंगे। एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक, टोटल कक्षकों की संख्या हो गई 4। 3 पी और 1 एस, 4 कक्षक। 4 में से 1 एस, तो 4 में से 1 का मतलब हुआ 1/4। 4 में से 1 मतलब 1/4 और 1/4 का अर्थ हुआ 25%। फिर 1 एस और 2 पी, 1 एस और 2 पी, टोटल हो गए 3। 3 में से 1 एस, टोटल कक्षक 3 है, 3 में से एस हो गया आपका 1, मतलब 1/3 भाग, और 1/3 भाग मतलब हुआ 33.33%। फिर एसपी, एसपी में 1 एस कक्षक 1 पी कक्षक, टोटल कक्षकों की संख्या हुई 2। टोटल कक्षकों की संख्या हुई 2। 2 में से 1 एस, 2 में से 1 एस, यानी लक्षण कितने हो गए भाई? 50%। तो इस तरह से एस लक्षणों का हम निर्धारण करते हैं। अब ये एस लक्षणों के निर्धारण का कार्बन की विद्युत ऋणता पर क्या प्रभाव होगा? देखिए एस कक्षक जो होता है आकृति में, आकार में आपके पी कक्षकों की तुलना में छोटा होता है। एस कक्षक आकार में पी की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। तो जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ेगा, एस लक्षण की वृद्धि के साथ साथ संकरित कक्षक के आकार में कमी आएगी। संकरित कक्षक का आकार, अब जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ता है, एस लक्षण के बढ़ने के साथ संकरित कक्षक का आकार छोटा होता चला जाएगा। यहां एस लक्षण सबसे कम है, ये संकरित कक्षक, फिर एस लक्षण थोड़ा बढ़ गया, आकार इसकी तुलना में छोटा हो गया। एस लक्षण और अधिक बढ़ गया, आकार और छोटा। यहां पर इस स्थान पर नाभिक होता है और एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली, और बंध निर्माण की जो क्रिया होती है वो केवल बड़ी पाली की ओर से होती है, छोटी पाली की ओर से कोई बंध निर्माण नहीं होता। तो जब संकरित कक्षक में एस लक्षण, जब संकरण की क्रिया में एस लक्षण कम होता है तो संकरित कक्षक का आकार बड़ा होगा, और आकार बड़ा होने की स्थिति में साझे के इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में होंगे। साझे के इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी होगी अधिक, और दूरी अधिक होने का मतलब हुआ आकर्षण बल का मान कम होगा, और आकर्षण बल का मान कम होने का अर्थ हुआ जो विद्युत ऋणता होगी उस विद्युत ऋणता का मान रहेगा कम। दोबारा देखें, संकरित कक्षक में एस लक्षण सबसे कम है, संकरण में एस लक्षण सबसे कम है। एस कक्षक आकार में छोटे होते, अब एस लक्षण कम होगा, यानी छोटे वाले कक्षक का योगदान कम हो गया, बड़े वाले का योगदान अधिक हो गया। जब बड़े वाले कक्षकों का योगदान ज्यादा होता है
तो उस परिस्थिति में संकरित कक्षक का आकार बड़ा और बड़े आकार के कक्षक के लिए साझे के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी अधिक आएगी। दूरी अधिक, आकर्षण बल कम, यानी विद्युत ऋणता का मान कम। अब S का योगदान बढ़ गया, 25 की जगह 33.33, और जैसे जैसे S का योगदान बढ़ेगा, योगदान बढ़ने के साथ साथ संकरित कक्षक के आकार में कमी आएगी। S कक्षक का योगदान बढ़ने के साथ संकरित कक्षक के आकार में कमी आती है, और आकार कम होने का मतलब यह हुआ कि साझे के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी घटेगी। दूरी घटेगी, आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होगी। फिर S का योगदान और ज्यादा हो गया, बराबर बराबर का योगदान हो गया, और S का योगदान बढ़ गया मतलब आकार और छोटा आकार का मतलब विद्युत ऋणता का मान और अधिक हो जाए। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे संकरण में S लक्षण बढ़ता है, S लक्षण की वृद्धि के साथ साथ विद्युत ऋणता के मान में निरंतर वृद्धि पाई जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों को देख सकते हैं। हमने आपको 4 कारक बताए, आपका परमाणु का आकार, फिर आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण में S कक्षकों की मात्रा या संकरण में S कक्षकों का योगदान। तो इस तरह संकरण में S कक्षकों का योगदान जो है ये आपका विद्युत ऋणता के मान पर अपना प्रभाव डालता है। अब बेटा इसके बाद में हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत ऋणताओं के मापक्रम या विद्युत ऋणताओं के प्रकार। देखिए, विद्युत ऋणताओं को हम अनेकों प्रकार से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित मापक्रम है वो मापक्रम है इसका पॉलिंग मापक्रम। तो पॉलिंग मापक्रम, पॉलिंग मापक्रम जो है विद्युत ऋणताओं का सर्वाधिक प्रचलित मापक्रम है, और वर्तमान में हम इसी मापक्रम का प्रयोग करते हैं। देखिए, पॉलिंग मापक्रम जो है ये अणु की अनुनाद ऊर्जा पर आधारित होता है। अभी अनुनाद के बारे में भी अपन अध्ययन जो है अगले अध्याय में करेंगे। तो अब इसमें पॉलिंग मापक्रम में हम इसका निर्धारण किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, पॉलिंग मापक्रम में निर्धारण के लिए पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया था, XA माइनस XB इज इक्वल 0.208 डेल्टा E का वर्गमूल। अब इसमें XA क्या होता है, उच्च विद्युत ऋणी की विद्युत ऋणता, XB निम्न विद्युत ऋणी की विद्युत ऋणता, और डेल्टा E को कहा जाता है अणु की अनुनाद ऊर्जा। डेल्टा E को कहा जाता है अणु की अनुनाद ऊर्जा, और यह अनुनाद ऊर्जा अणु की वास्तविक ऊर्जा और सैद्धांतिक ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। डेल्टा E का मान अणु की वास्तविक ऊर्जा और सैद्धांतिक ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा और सैद्धांतिक ऊर्जाओं के अंतर के बराबर जो है अणु की अनुनाद ऊर्जा होगी। और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है EAB, यानी अणु AB की वास्तविक ऊर्जा माइनस अणु A की ऊर्जा
इंटू अणु बी की ऊर्जा और इनका वर्गमूल। जब इसको आप हल करते हैं तो वास्तविक ऊर्जा और सैद्धांतिक ऊर्जा का अंतर प्राप्त होता है, और यह अंतर जो है यहां अणु की अनुनाद ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पॉलिंग ने फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को 4 माना था, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 मानते हुए अन्य तत्वों की विद्युत ऋणताओं का निर्धारण किया। भाई जब यहां पर स्टार्टिंग में 2 तत्वों की विद्युत ऋणताओं का अंतर है, तो सबसे पहले तो उसको किसी ना किसी एक तत्व की विद्युत ऋणता माननी पड़ी होगी, तभी तो दूसरे तत्व की विद्युत ऋणता का निर्धारण हो सकता था, अन्यथा निर्धारण संभव नहीं था। दोनों ही अज्ञात मान होते तो समीकरण से जो है x या xb को ज्ञात करना संभव नहीं था। तो ऐसी अवस्था में पॉलिंग ने फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को सर्वाधिक 4 मानते हुए सारी गणनाएं की। इसमें ये जो हमने समीकरण लिखा है, इस समीकरण में ऊर्जा को हम जो है किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। किलो कैलोरी प्रति मोल के अनुसार समीकरण अलग होता है, और अगर हम ऊर्जा को किलो जूल में व्यक्त करें तो उस परिस्थिति में समीकरण जो होता है वो अलग होता है। अगर हम ऊर्जा को किलो जूल में व्यक्त करना चाहते हैं तो यही समीकरण आपका XA माइनस XB 0.088 डेल्टा E का वर्ग, और यहां पर ऊर्जा जो व्यक्त की जा रही है वो किलो जूल प्रति मोल के अनुसार व्यक्त की जा रही है। तो इस तरह से पॉलिंग मापक्रम के द्वारा हम किसी अणु, किसी तत्व के लिए विद्युत ऋणता का निर्धारण बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। वर्तमान में यही मापक्रम आपका प्रचलित है। जो विद्युत ऋणताएं अपन प्रयोग में लाते हैं वो सारी विद्युत ऋणताएं पॉलिंग मापक्रम के अनुसार होती हैं। लेकिन पॉलिंग ने सबसे पहले जब विद्युत ऋणता को ज्ञात किया तो उसने फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को अपने 4 मानते हुए सारी गणनाएं की थी। उसने मनमाने तरीके से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 मानी, और बाकी की विद्युत ऋणता को फ्लोरीन के सापेक्ष जो है उसने ज्ञात किया। तो जितनी भी विद्युत ऋणताएं आप वर्तमान में काम में लेंगे वो सारी विद्युत ऋणताएं पॉलिंग मापक्रम की देन होती हैं।